अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। मैं मलिक ज़फ़र खलील एडवोकेट फाउंडर जिनात जुडिशल एकेडमी आपसे मुखातिब हूँ। डियर एस्पिरेंट्स, इससे पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के डिटेल्ड लेक्चर जिनात जुडिशल एकेडमी के नाम से एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पे ये सारे लेक्चर पड़े हैं। ईच टॉपिक के सेपरेट सेपरेट रिलेशन पड़े हैं। ठीक है। आज इस आज इस वीडियो में हम आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है क्या। जैसे जो पहले लेक्चर पढ़े हैं वो तो तकरीबन 5-6 घंटे के हैं, 8 घंटे के हैं। ठीक है, सेपरेट सेपरेट है। तो यहाँ पे एक डिटेल मतलब समरी में आपको बताएंगे कि जी क्या है, क्योंकि लोगों के पास इतनी टाइम नहीं होता कि इतनी डेप्थ में चले जाएं या जो चीज़ उनको पता है उस पर मज़ीद टाइम लगाएं। तो यहाँ पे एक समरी आपको मिलेगी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ठीक हो गया। चल लेट्स स्टार्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको ये रिलीफ देता है। ठीक है। आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आपकी प्रॉपर्टी का कोई पोजेशन छीन लेता है, ठीक है, तो वो पोजेशन आप ले सकते हैं। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। आपने कोई एग्रीमेंट लिखा या कोई डॉक्यूमेंट लिखा, वो उसमें कोई मिस्टेक आ गई है, ठीक है, म्यूचुअल मिस्टेक या कोई फ्रॉड से करते हैं, तो वो उस मिस्टेक को भी आप करेक्ट करवा सकते हैं। आपने के साथ कोई कंट्रैक्ट हुआ है, आपका वाइडेबल कंट्रैक्ट है, तो दूसरी पार्टी जिसके ऑप्शन पे वो कंट्रैक्ट वाइडेबल है तो वो रिसाइन करा सकती है कंट्रैक्ट को। कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप डॉक्यूमेंट भी, आपको एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इंजर कर सकता है, आपको लॉस दे सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट आप कैंसिल करवा सकते हैं, अपना राइट डिक्लेयर करवा सकते हैं, अपने आपके जो रिसीवर अपॉइंट करवा सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है या आपका प्रॉपर्टी को जो मतलब मैनेज करना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे कोर्ट उसको रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है, आपको रिसीवर अपॉइंट करवा सकते हैं। इसी तरह आप प्रिवेंटिव रिलीफ मतलब आप टेम्परेरी इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन भी ले सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हम इसको डिटेल के साथ मतलब एक समरी ओवरव्यू में इसी वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको एक कंट्रैक्ट के लिए रेमेडी देता है। ठीक है, कंट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाता है, एग्रीमेंट को नहीं। ठीक है, एग्रीमेंट को नहीं। एग्रीमेंट तो सोशल भी होते हैं और भी मतलब एग्रीमेंट होते हैं, जैसे किसी को घर पे बुला लिया खाना के लिए, वो नहीं आया तो फिर आप कोर्ट में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। 4A ये कहता है और 4B ये कहता है कि जी आपका एक सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आए या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आए, वो आपको रिलीफ नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे लॉ के तहत आप रेमेडी नहीं ले सकते। कोई दूसरा लॉ आपको कोई रेमेडी देता है तो वो उसके तहत आप रेमेडी ले सकते हैं, कोई आप कंपनसेशन वगैरह ले सकते हैं। आगे कहता है कि जी ये रजिस्ट्रेशन एक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो कुछ मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि जी 100 रुपये से ज़्यादा कोई वैल्यू का कोई डॉक्यूमेंट आपको मतलब है, तो जो आपको राइट क्रिएट करता है, तो उसको आपने लाजमी रजिस्टर करवाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं है तो आप रेमेडी अवेल नहीं कर सकते। मतलब आप एक एग्रीमेंट करते हैं, उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते, फिर भी उसकी आप कंट्रैक्ट उसकी इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं, जैसे इकरारनामा मुवद्दा बै। ठीक हो गया। आगे कहता है स्पेसिफिकली इफेक्ट कहता है, तो ये हमने पीछे डिटेल के साथ डिस्कस किया गया। पोजेशन ले सकते हैं, कंट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकते हैं, उसके बाद प्रिवेंटिव रिलीफ मतलब इंजंक्शन वगैरह ले सकते हैं, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं और राइट्स डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक हो गया। आ गया जी आपका इससे हम पिनल लॉ नहीं करवा, पीपीसी को इन्फोर्स नहीं करवा सकते इसके तहत। आगे 8 कहता है, 8 में है कि जी आप एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ठीक है, आप एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो उस वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के पास है तो सूट पर पोजेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 8 के तहत पोजेशन की भी रेमेडी ले सकते हैं आप इसके तहत। इसी तरह एक प्रॉपर्टी आप एज ए टेनेंट है, आपके पोजेशन में है, कोई आपको विदाउट कंसेंट और विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आपको डिस्पोजेस करता है, तो उसके भी पोजेशन के लिए आप सेक्शन 9 के तहत आ सकते हैं। 8 और 9 का मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, 8 आपका में आप जो है मालिक होता है,
9 में आपके पास पोजेशन होता है। 8 में फाइल करने का जो टाइम है 12 साल है, से 9 में 6 मंथ। 8 जनरल रेमेडी है, 9 स्पीडी रेमेडी है। 8 आपका रेगुलर ट्रायल है, 9 आपका समरी ट्रायल है। ठीक है, कोर्ट ने देखना है कि आइदर इनको विदाउट कंसेंट और विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ पोजेस किया है या नहीं। अगर किया तो कोर्ट कर देगी, मतलब डिग्री कर देगी। आगे कहता है जी आपका 8 में सूट आप गवर्नमेंट, जब आप मालिक होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी सूट फाइल कर सकते हैं। 9 में आपको गवर्नमेंट रिमूव करती है तो उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। 8 में रिव्यू और अपील भी है। 9 में ना ही रिव्यू है ना ही कोई अपील है। ठीक हो गया। आगे 10 से 11 ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। सेम चीज़ है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। 9 10 और 8 9 वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और आपका 10 11 ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। 12 कहता है कि जी कौन से कंट्रैक्ट परफॉर्म किए जाएंगे, कौन से कंट्रैक्ट परफॉर्म किए जाएंगे। कहते हैं किसी और जगह पे जो मर्जी बताया गया, तो हम यहाँ पे ऐसे कंट्रैक्ट जो के यहाँ पे भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, बनता है तो दे या ना दे, इसको हम 25 टू डिस्क्रिप्शन को 22 में डिस्कस करते हैं कि जो ऐसे कंट्रैक्ट जो ट्रस्ट के साथ हैं उसको लाजमी इन्फोर्स किया जाएगा। ऐसे कंट्रैक्ट जो आपके जिनमें एक्चुअल डैमेज असरटेन ही नहीं किया जा सकता, जिसमें आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो आप एक डेड पैटर्न से पिक्चर बनवाते हैं वो पिक्चर दोबारा नहीं बन सकती। ठीक है, तो वो पिक्चर अगर कहीं चली जाती है या कोई ले लेता है वो वापस नहीं करता, तो उसके लिए आप कंट्रैक्ट मतलब स्पेसिफिक इन्फोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके साथ फीलिंग्स अटैच होती हैं, आप एक्चुअल डैमेज सर्टेन नहीं कर सकते। इसी तरह जहाँ पे एक्चुअल पेक्यूनियरी कंपनसेशन जो है आपका एडुकेट रिलीफ ना हो, वो कर सकते हैं। पेक्यूनियरी कंपनसेशन आप हासिल ही ना कर सकते हो, जैसे आपने एक पर्सन से एक एकड़ खरीदा ज़मीन। मिस्टर ए ने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी मिस्टर बी से। मिस्टर बी ने 20 एकड़ के 20 लाख लेके वो इस्तेमाल कर लिया। अब मिस्टर बी के पास सिर्फ 1 एकड़ के और कुछ भी नहीं है, तो वो पेक्यूनियरी कंपनसेशन मतलब उससे पैसे तो नहीं ले सकते। तो ऐसी सूरत में कोर्ट उससे इस दावे को भी लाजमी इन्फोर्स करवाएगी। ये तो था आपका अब 12। ठीक हो गया। और उसके बाद कहता है कि जी आपका 21 21 में ऐसे कंट्रैक्ट जिनको इन्फोर्स हम नहीं करवा सकते, वो कौन से हैं? ऐसे कंट्रैक्ट जिसमें पेक्यूनियरी कंपनसेशन, एडुकेट रिलीफ हो, मनी एडुकेट रिलीफ हो, जहाँ पे नमरेस डिटेल हो, वो ऐसे कंट्रैक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे 12 13 पेजेस पे आप कंट्रैक्ट लिख लेते हैं, कोई समझ नहीं आ रही चीज कि जी आप का कंट्रैक्ट एक्चुअल क्या है, तो ऐसे कंट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। पर्सनल क्वालिफिकेशन वाले कंट्रैक्ट को भी परफॉर्म नहीं किया जाएगा। मतलब एक सिंगर को आप कहते हैं कि जी आप हमारे साथ हमारे फंक्शन पे परफॉर्म करना है, वो नहीं आता, तो ऐसे कंट्रैक्ट को भी परफॉर्म नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको रिस्टेन कर दिया जाएगा कि बाकी भी कहीं पे भी जाके इन्फोर्स ना कराए। इसी तरह आप एक डेड पेंटर में पेंटर से पिक्चर बनवाते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है, बाद में वो नहीं बना के देता, तो ऐसे कंट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। हाँ, आप कंपनसेशन ले सकते हैं, डैमेज ले सकते हैं। आगे वो जी आपका दोनों पार्टी की रजामंदी हो जाती है, तो फिर ऐसे कंट्रैक्ट को भी फॉर्म नहीं किया जाएगा। ऐसा कंट्रैक्ट जिसमें अनसर्टेनिटी हो, सर्टेन ना हो, जैसे एक पर्सन के पास पेट्रोल पंप है, तो वो पंप है जिसमें उसका पेट्रोल भी है, डीजल भी है, हाई ऑक्टेन भी है, ऑक्टोडाइल है। आपने कहा कि जी 1,000 लीटर मुझे दे, ठीक है, तो आपने ये नहीं कहा कि कौन सा, तो ऐसे कंट्रैक्ट अनसर्टेन होगा, ऐसे कंट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। आगे 21D है कि जी ऐसा कंट्रैक्ट जो रिवोकेबल हो, तो ऐसी कंडीशन वाले कंट्रैक्ट जितनी देर तक आप कहते हैं कि जी 1 साल तक मैं रिवोक कर सकता हूँ, तो 1 साल तक आप उसको परफॉर्म नहीं करवा सकते। रिवोकेबल कंट्रैक्ट को आप परफॉर्म नहीं करवा सकते। आगे है जी आपका ऐसा कंट्रैक्ट जो एक ट्रस्टी करता है इन एक्सेस ऑफ पावर या इन ब्रीच ऑफ पावर, ऐसे कंट्रैक्ट को भी परफॉर्म नहीं किया जाएगा। आगे कह रहा है कि जी आपका प्रोमोटर्स जो है वो आपका मतलब कोई कंट्रैक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ पावर में, जो कंट्रैक्ट करते हैं वो भी उनको भी परफॉर्म नहीं किया जाएगा। आगे वो कहता है जी आपका ऐसा कंट्रैक्ट जिसकी एग्जीक्यूशन के लिए 3 साल से ज़्यादा अच्छा लगे, वो ऐसे कंट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा
उसको भी परफॉर्म नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आपका ऐसा कंट्रैक्ट जिसमें सब्जेक्ट मैटर सीज हो जाए, ऐसे कंट्रैक्ट को भी परफॉर्म नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। आगे जी पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस क्या कहता है कि जी सेक्शन 56 कहता है कि जी ऐसा कंट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल हो उसको परफॉर्म नहीं किया जाएगा। कंट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 56 कि जी ऐसा कंट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल है उसको, वो वाइड होता है, उसको परफॉर्म नहीं करवा सकते। लेकिन वो कहता है बेशक 56 में बताया गया, लेकिन कुछ हद तक अगर पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की तो वो हम परफॉर्म करवाएंगे। इसी तरह सेक्शन 14 कहता है कि जी आपका लार्ज पार्ट परफॉर्म हो सकता है, स्मॉल पार्ट नहीं हो सकता। जैसे एक पर्सन से आपने आपने एक एक पर्सन से आपने 100 एकड़ प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है। जिससे खरीदी है वो सेलर के नाम 90 एकड़ है, और बायर जो है वो मतलब सेलर के नाम 90 एकड़ है। बाद में बायर कहता है चलें जी आप 90 एकड़ दे दें, बाकी 10 एकड़ किया तक वो कंपनसेशन लेगा। इसी तरह सेम इसकी अपोजिट है 15 में कि जी जो सेलर के नाम 1 एकड़ सेलर से 100 एकड़ खरीदते हैं, सेलर के नाम 10 एकड़ हैं, और जो है 90 एकड़ उनके नाम पे नहीं है, तो यहाँ पे सेलर तो इन्फोर्स नहीं करवा सकता, बायर इन्फोर्स करवा सकता है। बायर कहेगा कि चलें जी आप इतनी ही मतलब 10 एकड़ ही दे दे। लेकिन कोर्ट उसको कहेगी कि पहले आप ये हमें लिख के देंगे जी, आपने बाद में कोई क्लेम नहीं करना, आप अपना जो कंपनसेशन सारे रिलैंक्विश करते हैं, बाद में कोई सूट फाइल नहीं करेंगे। 14 में पोजीशन जो होती है वो दो इधर पार्टी इन्फोर्स करवा सकती है। 15 में सिर्फ जो बायर है मतलब वो इन्फोर्स करवा सकता है, जो आपका डिफॉल्टिंग पार्टी है वो इन्फोर्स नहीं करवा सकती। इसी तरह आपका 16 है इंडिपेंडेंट पार्ट्स। इंडिपेंडेंट फुटिंग पे जो आपके कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उनको भी आप इन्फोर्स करवा सकते हैं। जैसे दो प्लाट्स का एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, एक प्लाट एक साइड पे है, दूसरा प्लाट दूसरी साइड पे है, तो एक प्लाट का आप इन्फोर्स करवा सकते हैं जो कि दूसरी प्लाट से कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसकी आप इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 17 में कहता है कि जी इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको यही इन्फोर्समेंट होगी, उसके अलावा इन्हीं मतलब सेक्शन 14-15 के तहत तो पार्ट परफॉर्मेंस हो सकती है, इसके अलावा कोई पार्ट परफॉर्मेंस नहीं है। 18 कहता है कि जी जो परचेजर है उसने एक चीज खरीदी और सेलर के नाम पे वो टाइटल ही नहीं है, तो परचेजर के पास क्या राइट्स होंगे? परचेजर के पास पहला राइट होगा, ठीक है, कि जी सेलर को कहे कि जी आप मुझे वो चीज दें जो आपके नाम पे है, ठीक है, मेड का गुड कंट्रैक्ट, मतलब वो चीज़ दें जो आपके नाम पे है। ये चीज़ आपने दी है, ये कार मुझे दी है, ये कार आपके नाम पे नहीं है, जो कार आपके नाम पे है वो दें। आगे ये पहला इन्फोर्स करवा सकता है आपका परचेजर कि जी आप मुझे सही कंट्रैक्ट करके दें, जो चीज़ आपकी है वो दें। बी में कहता है कि जी अगर वो मतलब कंकरेंस लेनी है कि मतलब जैसे सेलर है, सेलर वो प्रॉपर्टी सेलर के और बहन भाइयों के नाम पे ही है, तो बी उनको कह सकता है कि जी बाकी भाइयों से भी आप साइन अंगूठे करवा के दें, उनकी भी कंसेंसस ले और वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करवाएं। सी है कि जी आपका कहता है कि जी सेलर जो है अगर वो प्रॉपर्टी जो सेलर सेल कर रहा है वो प्रॉपर्टी कहीं पे मॉर्गेज्ड है, इनकम प्रेस है, इनकम प्रेस को सेक्शन 4 सब सेक्शन 8 और उसका लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिफाइन किया गया। इनकम प्रेस होता है चार्ज, उस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है तो प्रॉपर परचेजर कहेगा कि जी आप वो चार्ज मतलब कोई मॉर्गेज है, कोई पैसे वगैरह है तो वो पे करें और मुझे प्रॉपर्टी क्लियर दे, मुझे प्रॉपर्टी क्लियर दे। ठीक हो गया। इस तरह डी है कि जी उसके ऊपर वो मतलब उसको राइट इन्फोर्स करवाने के लिए, सूट फाइल करने के लिए जो कास्ट वगैरह है वो कास्ट भी ले सकता है। ठीक हो गया, वो कास्ट भी ले सकता है। इसी तरह आपका सेक्शन 19 है कि जी आप कोर्ट जो है कंपनसेशन भी अवार्ड कर सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई सूट परफॉर्म करते हैं, सूट को डिसाइड करते हुए कोर्ट जो पार्टी है जिसका मतलब जिसने वायलेशन की है उसको कास्ट लगा सकती है, दूसरी को कास्ट कंपनसेशन पे करवाएगी। ठीक हो गया। आगे है जी आपका 20 कहता है लिक्विडेटेड डैमेजेस नॉट बाय सूट। अब एक लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस 74 में बताया गया, 74 आपका स्पेसिफिक रिलीफ है और 74 आपका कंट्रैक्ट एक्ट, ठीक है।
कंट्रैक्ट में बताया गया कि जी आप सपोज के कंट्रैक्ट में कोई कंडीशन लगा देते हैं कि जी एक पार्टी ने परफॉर्म ना किया तो वो दूसरी पार्टी को 5 लाख देगी। ये 5 लाख लिक्विडेट डैमेजेस हैं। कहता है कि एक पार्टी अगर वो 5 लाख ले लेती है तो उसके बाद वजूद भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकती है। लिक्विडेट डैमेजेस जो है आपके वो उसको जो नहीं करते, आपके सूट फाइल करने को बार नहीं करते। इसी तरह 22 है डिस्क्रिशन, इंपॉर्टेंट है। 2019 के सिविल जज के एग्जाम में मैंने खुद भी अपेयर हुआ था, उसमें ये आया था कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है। ये स्पेसिफिकली इफेक्ट टोटल डिस्क्रिशनरी लीफ है। आप कोर्ट चाहे तो परफॉर्म करवाए, चाहे कोर्ट चाहे तो ना करवाए। ठीक हो गया। तो क्या कहता है, कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट इटसेल्फ बिकॉज इट इज लॉफुल टू डू सो। कि मतलब एक आपका बनता है, फिर भी कोर्ट की मर्जी है चाहे उसको कराए या ना कराए, लेकिन कोर्ट कहता है कि डिस्क्रिशनरी उसकी आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिशनरी उनकी साउंड होनी चाहिए, डिस्क्रिशन और रीजनेबल होनी चाहिए, रीजन दे। और ऐसी होनी चाहिए कि जो आगे अपील भी हो तो अपील में भी वो सही समझी जाए, ऐसी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिशन पे वो कहता है कि जी ये पहले दो सिचुएशन बताते हैं जी, यहाँ पे दो कोड डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगी और वो आपका दावा डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगी और दावा डिग्री नहीं करेगी। इन सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन, जब आपका प्लेंटिफ को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा हो। जब प्लेंटिफ को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा हो तो ऐसी सूरत में भी कोर्ट जो है वो आपका मतलब कोर्ट दावा डिग्री नहीं करेगी, डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगी और दावा डिग्री नहीं करेगी। जैसे ए ने ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट किया 20 के साथ कि उससे ज़मीन खरीदनी है, और ए को पता था, जिसने ज़मीन सेल की है उसको पता था कि जी ये ज़मीन ऐसी है कि जी ये इसको बड़ी बड़ी बाड़ लगाएंगे, किनारे लगाएंगे तो वरना फ्लड आएगा तो ये जो फसल तबाह हो जाती है, ज़मीन भी समंदर में चली जाती है। अब ये सेलर को पता है, बायर को नहीं पता। ठीक है, मतलब प्लेंटिफ को पता है, डिफेंडेंट को नहीं पता। ठीक है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगी और उसका दावा डिग्री नहीं करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपका भी है कि जी जहाँ पे डिफेंडेंट के लिए मुश्किलात का सामना हो और कोई हार्डशिप हो और अगर दावा डिग्री ना हो तो प्लेंटिफ के लिए ऐसी कोई मुश्किलात ना हो तो ऐसा दावा भी कोर्ट डिग्री नहीं करेगी। ठीक हो गया। ऐसा दावा डिग्री नहीं करेगी। जैसे आपका वो एग्जांपल देता है कि जी ए और स्टेट सेल स्टेबिलिटी दैट ऑब्लाइज टू बॉन्ड है। अब कहता है कि जी ए जो है वो प्रॉपर्टी अपनी सेल करता है। ठीक है, वो कहता है कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये 100 एकड़ है, 100 एकड़ है, और 100 एकड़ में जो है ना ये आपका जाके वो देख लेना, खुद बाउंड्री लगवा लेना, मैंने बाउंड्री नहीं बताना। जो मतलब आपका प्लेंटिफ है वो कहता है मैं बाउंड्री नहीं बताऊंगा। तो डिफेंडेंट के लिए हार्डशिप है, मसला है कि वो उसको नहीं पता चल रहा कि बाउंड्री कहाँ पे, तो ऐसा दावा डिग्री नहीं किया जाएगा। इसी तरह लास्ट है कि ऐसी सूरत में डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगी कोर्ट के दावा डिक्री करेगी जब जब आप ना एक पार्टी ने, एक प्लेंटिफ ने एक सब्सटेंशियल वर्क एक्ट किया है या अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो उसको लॉस होगा। जैसे ए ने प्रॉपर्टी सेल की रेलवे को, रेलवे कहती है कि जी ये प्रॉपर्टी पे आप, ये आपकी प्रॉपर्टी पे गाड़े वगैरह हैं, ज़मीन गाड़े वगैरह हैं, लेवल करवा के दें और हमने इस पे पटरी बिछानी है। वो जो सेलर है मतलब प्लेंटिफ, उसने सारा मतलब लेवल करवाया उसने और लाखों रुपए लगा दिए। बाद में रेलवे अगर कंपनी मुकर जाती है तो कोर्ट लाजमी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाएगी। ये 3 डिस्क्रिशन है, 2 डिस्क्रिशन इस्तेमाल करती है कि जब दावा वो डिक्री नहीं करेगी, एक डिस्क्रिशन इस्तेमाल करती है जब दावा डिक्री करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपका ये नोट्स भी हैं गिवन नंबर पे, ये जो नंबर भी आपको शो हो रहा है। अगर किसी को चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर कर दूंगा, किसी को भी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे सिंपली आ गया जी आपका 31। ठीक है कि जी को कब इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई किया जा सकते हैं। जैसे कोई मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक फ्रॉड से हुई है या म्यूचुअल मतलब मिस्टेक से हुई है या कोई फ्रॉड से हुई है, तो कोई अदर पार्टी उसको उसको करेक्ट करवा सकती है। ठीक है, अदर पार्टी उसको करेक्ट करवा सकती है। उसके बाद आपका आ जाता है कलेक्शन के लिए दो कोड ने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो ये प्रिंसिपल देखेगी। और उसके बाद 35 है कि जी कोर्ट कब जो है कंट्रैक्ट रिसाइन कर सकती है। कोर्ट
कहता है कि जी जब कंट्रैक्ट वाइडेबल हो या टर्मिनेबल हो वही प्लेंटिव, तो वाइडेबल कंट्रैक्ट को भी कोर्ट आपका वो करवा सकती है, वाइडेबल कंट्रैक्ट को भी कोर्ट रिसाइन कर सकती है। ठीक है, वाइडेबल कंट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि वो आपके इन्फोर्सेबल बाई द ऑप्शन ऑफ 1%, जो ऐसे कंट्रैक्ट जिसमें फ्री कंसेंट ना हो, फ्री कंसेंट ना हो, मतलब फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ड्यू क्वेश्चन, मिस्टेक या अनड्यू इन्फ्लुएंस से जो होते हैं, ऐसे कंट्रैक्ट को भी कोर्ट इन्फोर्स मतलब ऐसे कंट्रैक्ट जो कि फ्री कंसेंट से नहीं किए गए, ऐसे कंट्रैक्ट को कोर्ट रिसाइन कर सकती है। या ऐसे कंट्रैक्ट जो अनलॉफुल हैं उसको भी कोर्ट रिसाइन कर सकती है। या ऐसे कंट्रैक्ट जिसमें कोर्ट जो है परचेजर मेक डिफॉल्ट एंड पेमेंट, मतलब एक पर्सन ने पेमेंट मतलब कंट्रैक्ट किया, उसने कहा कि जी 2 करोड़ में मैं ये 100 एकड़ ले रहा हूँ। ठीक है, बाद में 20 लाख 2 लाख 2 करोड़ दिया, मतलब 20 लाख दिए, बाकी पेमेंट ही नहीं कर रहा, मतलब जहाँ पे पेमेंट नहीं करते, डिफॉल्ट करते हैं, ऐसे कंट्रैक्ट को भी साइन किए जा सकते हैं। आगे आपका 36, 37, 38 और 39 है आपका कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कैंसलेशन डॉक्यूमेंट के कोर्ट आपका कोई डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवा सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवा सकते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि वाइड हो या वाइडेबल हो। ठीक है, और अगर उसको लेफ्ट कर छोड़ा जाए तो आपको इंजरी काज कर सकता है, सीरियस इंजरी काज कर सकता है। इंजरी आपकी वो सेक्शन 44 में बताई गई है कि जी आपकी इंजरी आपकी रेप्यूट को हो सकती है, पर्सन को हो सकती है, प्रॉपर्टी को हो सकती है इंजरी। ठीक है, आपकी बॉडी को हो सकती है। ये है, ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि जी यहाँ पे भी कोर्ट डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करेगी, और वो अगर उसको लगता है कि डॉक्यूमेंट वाकई गलत है इंस्टॉल किया गया, तो वो कैंसिल कर देगी। ठीक हो गया। और जब कोर्ट डॉक्यूमेंट कैंसिल करेगी तो जिस दफ्तर में वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ था उसको एक कॉपी भी भेजेगी। जैसे एक पटवारी ने इंतकाल रजिस्टर किया, गलत इंदराज किया। ठीक है, तो जब वो डॉक्यूमेंट कोर्ट इंतकाल खारिज करेगी, कैंसिल करेगी, तो वो एक कॉपी पटवारी को भी भेजेगी, मतलब रेवेन्यू ऑफिस भेजेगी। ऐसा ही ये 49 की बेहतरीन एग्जांपल है कि जो सिस्टर्स हैं वो सिस्टर्स आके दावा करती हैं कि जी ये मेरे भाइयों ने हमारा शेयर जो है ना हमारा शेयर बनता था, भाइयों ने मिल के पटवारियों से हमारे जेली अंगूठे साइन अंगूठे किए, और वो अपने हमारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। तो इस सूरत में वो आके सूट पर कैंसिलेशन दावा करती हैं। ठीक हो गया। आगे जी आपका कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आगे आपका आ जाता है 42। आपका 42 का 40 है जी, आपका डॉक्यूमेंट पार्शली भी कैंसिल हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। जितनी हद तक नल एंड वाइड हो वो उतनी हद तक कैंसिल किया जाएगा। तो मतलब 40 एकड़ है, 40 एकड़ में से 20 एकड़ का तो सही इंतकाल पास हुआ है, बाकी 20 एकड़ का गलत पास हुआ है, तो उतनी हद तक कैंसिल किया जा सकता है। मतलब सिस्टर्स जिनका शेयर नहीं दिया गया उनकी हद तक कैंसिल करवाया जा सकता है, बाकी बेशक रहने दें। कोर्ट पार्शली भी कर सकती है, कंप्लीट भी कर सकती है। आगे है जी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन भी आप कोई कर सकते हैं, अपने राइट्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन आप कोई अपना कोई लीगल करेक्टर या कोई अपना राइट डिक्लेयर करवा सकते हैं, अपना लीगल करेक्टर या राइट कोई डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये सिंपल है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है तो आप डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करवाने आ सकते हैं। आपका प्रॉपर वालिदैन की डेथ के बाद आप कोर्ट आ सकते हैं कि जी आपका आपको लीगल हेयर डिक्लेयर किया जाए, वो लीगल हेयर्स के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप कोई एक डॉक्यूमेंट गलत रजिस्टर हो गया तो उसको भी डिक्लेयर करवा सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट नल एंड वर्ड है। हिबा तैयार कर लेते हैं जेली, उसको भी आप नल एंड वर्ड डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपका 42 है, ये 42 है। आगे आपका 44 है कि आप एक रिसीवर अपॉइंट करवा सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़, रिसीवर अपॉइंट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। रिसीवर के जब आपकी प्रॉपर्टी केस पेंडिंग हो और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होने का खतरा हो तो कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। इसी तरह आगे आपका आ गया जी इंजंक्शन। इंजंक्शन आपका इंजंक्शन को आप ऑर्डर भी कह सकते हैं, हुक्म भी कह सकते हैं।
ठीक है। इंजंक्शन क्या है कि जी आप किसी पार्टी को रिफ्रेन करना कि वो कोई ऐसा एक्ट ना करे जिसका वो करने की राइट नहीं रखती। ठीक है, इसको प्रिवेंटिव रिलीफ भी कहते हैं। और ये आपका 52 में बताया गया कि टेम्परेरी इंजेक्शन कितनी रात का होता है। तो टेम्परेरी इंजेक्शन आपका टिल डिसीजन ऑफ सूट होता है। ठीक है, परपेचुअल इंजेक्शन का कितनी देर का होता है? परपेचुअल इंजेक्शन आपका टिल द एंड ऑफ वर्ड, मतलब क़यामत के लिए होता है। और जो टेम्परेरी होता है वो टेम्परेरी इंजेक्शन ये किसी डेट के लिए भी हो सकता है या टिल डिसीजन ऑफ सूट, टिल डिसीजन ऑफ सूट उतनी देर तक होता है। उसके बाद आपका परपेचुअल टेम्परेरी इंजेक्शन की डेफिनेशन बताई गई है। उसके बाद परपेचुअल इंजेक्शन के लिए कौन सा है? वो सेक्शन 12 वाला फार्मूला है कि जी आपका ऐसी सिचुएशन है तो परमानेंट इंजेक्शन दिया जा सकता है कि जब आपको थ्रेट हो, इन्वेड हो कि जी आपकी प्रॉपर्टी पे पोजेशन हो जाएगा या आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप इंजेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी सूरत में आप इंजेक्शन ले सकते हैं। इंजेक्शन के लिए आपका जो सिचुएशन है परमानेंट इंजेक्शन के लिए, पहले ये है कि आपका वो जो प्रॉपर्टी है वो परपेचुअल इंजेक्शन के लिए ये है कि जी आपका वो कोई एक्चुअल डैमेजेस ट्रस्ट प्रॉपर्टी है तो लाजमी परमानेंट इंजेक्शन दिया जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपका एक्चुअल डैमेजेस हटन नहीं हो सकते, पर लाजमी इनको इंजेक्शन दिया जाएगा। या पैकनरी कंपनसेशन, आपके जो उस प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होने से कोई पैकनरी कंपनसेशन ऐसे नहीं होते हैं कि जी आप हासिल नहीं कर सकते या आपको मतलब पकड़ कंपनसेशन हासिल ही नहीं कर सकते। या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग के मतलब आपका अगर परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया गया तो सूट्स मतलब दोबारा लिटिगेशन बढ़ जाएगी, तो ऐसे को भी लाजमी परमानेंट इंजेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है 55 मैंडेटरी इंजेक्शन। मैंडेटरी इंजेक्शन होता है कि जी आपका टू डू कि आप ये करें, जैसे आप किसी पर्सन की मतलब मेरी ज़ाती मिल्कियत पे कोई बंदा आके कंस्ट्रक्शन करता है या कोई कुछ ऐसी कोई चीज़ वाल दीवार खड़ी करता है तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ कि परमानेंट मैंडेटरी इंजेक्शन के लिए कि जी इनको रोकें, ये जो है ये मेरी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो कोर्ट क्या करेगी? टू डू का ऑर्डर करेगी कि लाजमी पहले तो ये एक कंस्ट्रक्शन ना करें, दूसरा ये कंस्ट्रक्शन का भी अपना जो मलबा वगैरह है ये लेके जाएं। मैंडेटरी इंजेक्शन जिसको हुक्म ताकीदी कहते हैं, जैसे ए बिल्ड हाउस विद एव्स टू प्रोटेक्टिंग ओवर बीज लैंड, बी में सूर फॉर इंजेक्शन टू पुल डाउन दी एव्स ऑफ सो प्रोजेक्टेड। कि मतलब बी की लैंड पे आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोर्ट उनको कहेगी कि आप कंस्ट्रक्शन ख़त्म करें, उड़ाएं और ये भी ले जाए। आगे आपका आ जाता है कि जी 56 कि किन सूरतों में इंजंक्शन नहीं मिला जाएगा। ऐसी सूरत में कि जी जुडिशियल प्रोसीडिंग को स्टे करवाने के लिए आप पोजीशन आपको स्टे नहीं मिलेगा। जैसे एक केस चल रहा है, हमारा एक केस चल रहा था जिसमें आपका 420 स्टार के तरह का सिविल कोर्स सूट भी चल रहा था, और मतलब कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का भी सूट चल रहा था, साथ ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चल रही थी। तो हमने क्रिमिनल कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि जी सिविल कोर्ट में 400 कैंसलेशन का दावा चल रहा है, अगर वोट क्लियर हो जाए तो फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देना आप। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा नहीं, पैरेलल चल सकती हैं। सेम ये है कि जी आप कुछ सी जुडिशियल प्रोसीडिंग को स्टे रोकने के लिए आप स्टे नहीं ले सकते। दूसरा है कि जी आप सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए हाई कोर्ट का मतलब सिविल कोर्ट में आप जाके स्टे लें और कहें कि जी हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है वो रोक दें, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, लोअर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट हायर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टॉप नहीं कर सकती। इसी तरह आप लेजिस्लेटिव बॉडी को अप्लाई करने से भी कोई नहीं रोक सकता आपको। कोई रोके कि जी आप एमएनए एमपीए से अप्रोच ना करें, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है इंजेक्शन नहीं मिलेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग को भी स्टे करने के लिए कोई प्रोसीडिंग आपको स्टे नहीं मिलेगा। इसी तरह आपका ऐसा कोई सूट मतलब ऑन द ग्राउंड ऑफ नाजेंस के नाजेंस पे भी आपका कोई आपको स्टे नहीं मिलेगा, कोई टू प्रिवेंट नाजेंस के। आप कहते हैं कि जी ये गली से कोई शोर होता है तो यहाँ से ना गुजरें, ऐसा कोई आपको स्टे नहीं मिलेगा। प्रिवेंट कंटिन्यूइंग ऑफ ब्रीच
एप्लीकेंट हैज एक्यूज, अगर एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेंट कोई राजी होता है उसके प्रिवेंशन पे, तो ऐसा कोई स्टे आपको नहीं मिलेगा। ये था आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। थैंक यू सो मच।